8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज लेने वाले हैं 90वें अध्याय का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, इसका आज हम द्वितीय जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था कि संक्रामक रोग व असंक्रामक रोग में क्या अंतर होता है। अगर आपने वो वीडियो बच्चों नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि वहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप समझ लो और उसके बाद आप इस वीडियो को देख लो। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास के बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आपके फ़ोन में पहुँचेगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोगों को। और जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं इधर से देख लीजिए। पहला क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, दूसरा हैजा, तीसरा टाइफाइड और चौथा यहाँ पे रहेगा दस्त व पैचिस। तो ये बच्चों जो रोग हैं वो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं बच्चों? जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। और जीवाणुओं के द्वारा होते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीवाणु जनित रोग कहते हैं। चलिए हम सबसे पहले वाला बच्चों रोग देखते हैं। और पहले रोग का नाम क्या है बच्चों? क्षय रोग या टीबी रोग। इसका रोग कारक हम देखेंगे। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, इस रोग के बचाव के क्या क्या उपाय कर सकते हैं और इसके उपचार क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम सिस्टेमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पे क्षय रोग है उसका रोग कारक कौन है, यानी कि कौन से जीवाणु के कारण ये रोग हो जाता है। तो यहां से देख लीजिए, यहां पर जो जीवाणु रहेगा वो रहेगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वह जीवाणु है जिसके कारण क्षय रोग होता है या टीबी होता है। और बच्चों प्रश्न क्या पूछा जाता है इस संदर्भ के अंदर, देखिएगा कि जो क्षय रोग या फिर टीबी है ये किस माध्यम से होता है। क्योंकि जो रोग कारक हैं, जो जीवाणु हैं, वो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसी प्रकार से जो क्षय रोग होता है बच्चों वो वायु के द्वारा होता है। वायु के अंदर बच्चों कौन सा जीवाणु आ जाता है? वायु के अंदर आ जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वायु के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और उसको रोगी बना देता है। किसका रोगी बना देता है? टीबी का, क्षय रोग का। नॉर्मली अगर हम बात करें बच्चों माध्यम की बात करते हैं तो 3 प्रकार के मुख्यतः माध्यम होते हैं जिसके द्वारा कोई भी जीवाणु या कोई भी रोग कारक हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है। जिसमें से पहला बच्चों है वायु, जल और तीसरा इसमें आप याद रख सकते हो भोजन। वायु, जल व भोजन के द्वारा कोई भी जीवाणु या रोग कारक या वायरस या विषाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है, हमें रोगी बना देता है। वायु के द्वारा, जल के द्वारा या भोजन के द्वारा कोई भी जीवाणु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है और हमारे शरीर को बच्चों क्या बना देता है? रोगी बना देता है। तो यहां पर ये जो रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उसको रोगी बना देता है क्षय रोग का। अब आपके सामने है लक्षण कि अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, किसी व्यक्ति को टीबी हो चुका है, क्षय रोग हो चुका है, तो उसकी पहचान कैसे करें कि वह टीबी का रोगी है। तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखेंगे, कुछ लक्षण प्रदर्शित होंगे जो ये डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को टीबी है। पहला लक्षण क्या होगा बच्चों? कि लगातार उसके वजन में कमी आएगी, लगातार वजन में कमी होगी। अगर आप ऐसा देख रहे हो एक लक्षण, इसका मतलब है उसके शरीर में कुछ ना कुछ अस्वस्थता तो जरूर है, क्योंकि उसके शरीर में एकदम लगातार कमी होना मीन्स
कुछ ना कुछ तो उसको रोग जरूर है। अभी तक हम ये नहीं बता सकते कि इसको टीबी है। दूसरी बात, बच्चों उसके सीने के अंदर दर्द होगा, सीने में लगातार दर्द। अगर आप ये भी चीज देख रहे हो, इसका मतलब भी है कि उसको कोई ना कोई रोग जरूर है और आप इस निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हो कि हो सकता है इस व्यक्ति को टीबी हो। तीसरी और मुख्य बात, उसको बच्चों लगातार खांसी आएगी। चौथी बात, अगर बच्चों खांसी में थूक आ रहा है और थूक के साथ खून आ रहा है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वह व्यक्ति हो सकता है टीबी का रोगी हो, उस व्यक्ति को टीबी हो सकता है। पांचवी बात करते हैं हम, एक टीबी के रोगी का एक महत्वपूर्ण लक्षण रहता है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई व्यक्ति जो टीबी का रोगी है वो काम ज़्यादा करता है, मतलब कोई शारीरिक कार्य ज़्यादा करता है या कहीं पर वो चल रहा है, दौड़ रहा है, तो उसका शरीर जो है वो हांफेगा, मतलब सांस फूलने लगेगी। हम क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति टीबी का रोगी होगा, अगर वो ज़्यादा कार्य करेगा, ज़्यादा दौड़ेगा या चलेगा तो उसकी श्वास फूल जाएगी, श्वास का फूलना। तो जो मुख्य मुख्य लक्षण थे मैंने यहां पर आपको बता दिए कि लगातार उसके वजन में कमी आएगी, सीने में दर्द होगा, लगातार उसको खांसी आएगी, थूक के साथ उसकी खून आएगा और श्वास फूलेगी। अगर इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, इसका मतलब है वो व्यक्ति टीबी का रोगी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं उसके बचाव के कुछ उपायों की। कौन कौन से हम उपाय करें ताकि टीबी रोग से बचा जा सके। सबसे पहला उपाय यहाँ पे देखिएगा, हम बच्चों जानते हैं कि जो ये टीबी रोग है, ये टीबी रोग एक संक्रामक रोग है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह एक संक्रामक रोग है। इसलिए अगर आपको बचाव रखना है तो रोगी से दूरी बनाए रखें, रोगी से दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, अगर आपके घर में किसी प्रकार का टीबी संक्रमित व्यक्ति है तो उस रोगी को परिवार से अलग रखें, परिवार से अलग रखें। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा कि आप व आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे। तीसरी बात करते हैं बच्चों, रोगी का जो सामान रहता है, उसका जो सामान है वो सामान भी आप बच्चों अलग कर दें, वो सामान भी आप बच्चों अलग कर दें ताकि जो टीबी से संक्रमित व्यक्ति हैं उसके सामानों के संपर्क में आने से हमको कम से कम टीबी नहीं हो। अगर बच्चों आप उसके साथ में खाना खा रहे हो, उसके साथ में आप उठ बैठ रहे हो, उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हैं, तो ये जो भी काम बच्चों आप कर रहे थे वो काम आपको बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि यही इसके बचाव का क्या है, उपाय है। क्या है, संक्रामक रोग है, इसलिए रोगी से दूर रहें, रोगी को परिवार से अलग रखें, उनके जो सामान है, रोगी के सामान, उनको पृथक करें, उनको अलग कर दें। अगर आप पहले उनके साथ खाना खा रहे थे, उठ बैठ रहे थे, उनके आपके साथ अच्छे संबंध थे, तो आप उनसे कृपया करके इस बार थोड़ा सा दूरी बना रखें। हालांकि आपके अच्छे रिलेशन है, आपकी जो मनोभावना है वो उनके प्रति अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ मनोभावना से जुड़े रहें, लेकिन शारीरिक रूप से आप उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि हो सकता है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके संपर्क में भी आ जाएं और आप इस रोग के शिकार बन जाएं। तो ये चीजें हैं सबसे बेसिक जिसमें मैंने रोग कारक बता दिए, मैंने इस रोग के लक्षण बता दिए, बचाव के उपाय बता दिए। और बात करें उपचार की, तो उपचार टीबी का सबसे पहले तो थूक की जांच करना। बच्चों यहां पे मैंने कुछ लक्षण बताए थे, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने कहा वजन में कमी होना, सीने में दर्द होना, खांसी आना,
थूक के साथ खून आना और श्वास का फूलना। अगर ये बच्चों लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं किसी को, तो उसको क्या करना चाहिए, थूक की जांच करानी चाहिए। और जब वो थूक की जांच कराएगा तो उसके बाद सेकंड उसको क्या कराना चाहिए बच्चों, एक्सरे कराना चाहिए अपने सीने का एक्सरे कराना चाहिए। और तीसरे नंबर पे अगर वो टीबी का रोगी पाया जाता है, थूक की जांच करने से और एक्सरे करने से अगर वो टीबी का रोगी पाया जाता है तो उसको निरंतर लगातार चिकित्सक की निगरानी में रहना चाहिए और उसको डॉट्स के नियंत्रण में इलाज लेना चाहिए। तो सेकंड बच्चों हम चलेंगे हैजा रोग पे। ये जो बच्चों हैजा का रोग होता है, ये रोग किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है, कौन सा रोग कारक हमारे शरीर के संपर्क में आता है तब जाके हैजा होता है। और हैजा बच्चों किस किस माध्यम से होता है, जैसे कि क्षय रोग किस माध्यम से हुआ, वायु से हुआ। तो इस प्रकार से हैजा रोग किस माध्यम से होता है। तो बात करें हम हैजा की, तो हैजा आपके जल के द्वारा हो सकता है या भोजन के द्वारा हो सकता है। जल या भोजन के माध्यम से एक रोग कारक जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। ये जो विब्रियो कॉलेरी है, ये विब्रियो कॉलेरी जल या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और हैजा रोग हो जाता है। अगर बात करें हम इस रोग के लक्षण की, तो नॉर्मली बच्चों ये हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा, तो हमारे ये पाचन तंत्र से रिलेटेड भाग को प्रभावित करेगा। जैसे कि आंत हो गया, जैसे कि आमाशय हो गया, जैसे कि यकृत हो गया, उल्टी होना। उल्टी होना ये एक बच्चों पहला लक्षण है जिससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति को हैजा हो। दूसरी बात करते हैं, जो बच्चों मांसपेशियां रहती हैं, इन मांसपेशियों के अंदर या मांसपेशियों में बच्चों ऐंठन होने लगती है। उसके अंदर एक लक्षण ये भी होगा कि उसको हल्का हल्का बुखार आएगा। हल्का बुखार यानी कि हम सीधी परिभाषा में कहें तो कम ताप का बुखार, उस व्यक्ति को जो है वो कम ताप का बच्चों क्या आएगा, बुखार आएगा। और नेक्स्ट लक्षण हम कह सकते हैं कि जो उसकी आंखें रहती है बच्चों, वो आंखें अंदर धंस जाती हैं। तो ये कुछ रोग के लक्षण हैं किसके, हैजा के। पहला, उसका जो पाचन तंत्र है वह प्रभावित होता है। उल्टी होना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, हल्का बुखार आना, आंखें अंदर धंस जाना, ये कुछ लक्षण रहते हैं हैजा रोग के। बचाव के हम कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर कोई रोग जल के माध्यम से होता है तो हम जल से संबंधित सुरक्षा रखेंगे। अगर भोजन के माध्यम से होता है तो भोजन से संबंधित सुरक्षा रखेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने दोनों ही बता दिए कि विब्रियो कॉलेरी जल के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है, भोजन के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। पहली चीज देखिएगा, शुद्ध जल का सेवन करना। दूसरा, पानी से संबंधित मैं बात करता हूं तो पानी को एकत्रित नहीं होने देना। अगर कहीं पानी एकत्रित हो रहा है तो उसको एकत्रित नहीं होने देना। और तीसरी बात करें तो जो बच्चा मल मूत्र रहता है, उस मल मूत्र को सही स्थान पर विसर्जित करना। और चौथी बात करें, खाद्य पदार्थों को धोकर तथा उबालकर सेवन करना। तो आप बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि यहां पर मैं अगर बात करूं नॉर्मली सीधे सीधे तौर पे, तो शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, मल मूत्र को सही स्थान पर विसर्जित करना चाहिए और खाद्य पदार्थों को गर्म पानी से धोकर या पानी से धोकर और उबालकर सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु प्रवेश नहीं करें और हमको हैजा नहीं हो। तो पहला रोग आप समझ चुके होंगे, दूसरा भी आप समझ चुके होंगे।
तीसरे रोग का हम डिस्कशन करते हैं और तीसरा रोग हमारे पास में है टाइफाइड रोग। इस रोग का बच्चों रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये साल्मोनेला टाइफी जल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। किसके माध्यम से बच्चों? जल के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लक्षण इसके जैसे रहेंगे, यानी कि हैजे के जैसे रहेंगे। बचाव के कुछ उपाय हैजे के जैसे रहेंगे। इसको मैं बच्चों यहाँ से थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम बच रही है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो जिस किसी को भी टाइफाइड रोग होगा उसका पहला लक्षण क्या होगा? उसका पहला लक्षण बच्चों होगा हल्का बुखार। उसका पहला लक्षण होगा हल्का बुखार। दूसरा लक्षण इस रोग का, यह जो रोग है बच्चों ये कुछ सप्ताह तक रहता है। ये विशेष ध्यान रखना, इसका असर जो है वो कुछ सप्ताह तक होता है। तो पहले सप्ताह के अंदर हल्का बुखार आता है बच्चों, और जो ही दूसरा सप्ताह आता है तो बुखार थोड़ा तेज हो जाता है, यानी कि तेज बुखार आता है बच्चों। और अगर इसके आगे बात करें तीसरे सप्ताह की और चौथे सप्ताह की, तो इन सप्ताहों में धीरे धीरे बुखार जो है वो क्या होता है? कम होता है। तो ये कुछ इसके लक्षण रहते हैं, यानी कि कुछ सप्ताह तक चलता है। पहले में हल्का बुखार, दूसरे में तेज बुखार, तीसरे और चौथे सप्ताह में बुखार कम होता है। धीरे धीरे टाइफाइड अगर हमने टीके लगवाए हैं तो खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, ये रोग भी हमारे बच्चों पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। ये रोग भी हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और 4 नंबर पे बात करें, जो हमारी जीभ है, जीभ पर जो बच्चों हैं वो लाल चकत्ते बन जाते हैं। जीभ पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, यानी कि लाल लाल दाने बन जाते हैं। लाल लाल दाने कहाँ निकल आते? जीभ पर निकल आते हैं। हल्का बुखार कुछ सप्ताह तक रहता है। अगर ऐसे कुछ आपको लक्षण नजर आते हैं, इसका मतलब है टाइफाइड रोग हो चुका है। बात करें बचाव के उपाय की, बचाव का उपाय यही है कि आप टाइफाइड ए व टाइफाइड बी नामक टीके आते हैं उनको लगाएं, जिससे कि आप इस रोग से बच सकें। बाकी जो भी हैं, जो मैंने यहाँ पे हैजे रोग के जो बचाव के उपाय बताए थे वो तो वो रखने ही हैं, जिसके अंदर जल को छान कर पीना, भोजन को अच्छी तरह से धोकर और उबाल कर खाना, जल को छान कर शुद्ध जल का सेवन करना। वो जो हैजे रोग के लक्षण जो बचाव के उपाय रहते हैं वही के वही यहाँ पे टाइफाइड के भी रहते हैं। अगर हम बचाव के उपचार की अगर बात करते हैं तो रेगुलरली हम यही कहेंगे कि चिकित्सकीय निगरानी के अंदर रहना, चिकित्सक की निगरानी में रहना और चिकित्सक की सलाह के अनुसार औषधियों का सेवन करना। औषधियों का सेवन करना, ये चीजें जो है बच्चों आप इसके अंदर याद रख सकते हो। बात करें हम दस्त व पैचिस की, तो यहां पर ये भी जल के माध्यम से हो सकता है। ई कोलाई एक जीवाणु है जिसके द्वारा दस्त या पैचिस नामक रोग होता है। हैजे रोग के जो भी बच्चों लक्षण थे वो सेम के सेम लक्षण यहां पर आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। एक और दो थोड़े से एक्स्ट्रा आप याद रख सकते हो, जैसे कि यहां पर पतले दस्त लगेंगे, पतले दस्त लगेंगे। दूसरा मैं इसमें बात करता हूं तो लगातार जो है शरीर में पानी की कमी होगी, शरीर में पानी की कमी होगी, और हम कहेंगे कि प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास अधिक लगेगी। जो हैजे के जो लक्षण थे उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किए हैं, जैसे कि पतले दस्त लगना, शरीर में पानी की कमी होना और प्यास अधिक लगना। ये कुछ लक्षण रहते हैं जो यहाँ पे दस्त व पैचिस रोग के रहते हैं। बचाव के उपाय जल व भोजन से संबंधित आप याद रखना। जल व भोजन से संबंधित कैसे? जल को छानकर पीना, पहला जल को छानकर पीना, दूसरा जल शुद्ध जल का सेवन करना, या फिर हम यूं कह सकते हैं जल को उबाल कर पीना, जल को उबाल कर पीना। और 4 नंबर पे बात करें तो भोजन को अच्छी तरह पकाकर लेना।
यानी कि कुछ ऐसे बच्चों आपको बचाव के उपाय कर सकते हो। छान कर पीना, शुद्ध जल का सेवन करना, जल को उबाल कर पीना, भोजन को अच्छी तरह से पका कर लेना। और इसके अलावा भी आप याद रख सकते हो, बात करें इसके उपचार की तो एक ORS घोल रहता है जिसे हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल। जीवन रक्षक घोल, इस घोल का सेवन करने से आप दस्त व पेचिश से थोड़ा सा दस्त से राहत महसूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें ORS की तो ORS को आप घर पे भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली आज हमने बच्चों पढ़ा जीवाणु जनित रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा क्षय रोग, हैजा रोग, टाइफाइड रोग, दस्त रोग। अगर इनके रोग कारक की बात करते हैं तो क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, हैजा रोग विब्रियो कोलेरी से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, दस्त व पैचिस ई कोलाई से होता है। तो ये तो थे हमारे जीवाणु जनित रोग यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा शेयर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास के अंदर बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी जरूर दबाइएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।